दिल्ली, यूपी समेत देश के कई राज्यों में बारिश हो रही है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और ये बादल अब गम के बादल में भी तब्दील हो गए हैं। कई लोगों की आंखें बरस रही है। देश के सबसे बड़े सियासी परिवार के मुखिया मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विचित्रमणि राठौर जी हैं। सर, स्वागत है आपका। मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। सियासी मंच पर मुलायम सिंह यादव का किरदार आप कैसे देखते हैं? इसको दो तीन आप घटनाओं से समझ सकते हैं। पहली बार 1967 में मुलायम सिंह पहली बार विधायक बने थे। वो सिर्फ 28 साल के थे। 10 साल बाद 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, राम नरेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, तब मुलायम सिंह यादव 38 साल की उम्र में सहकारिता मंत्री बने थे। ये सिर्फ पृष्ठभूमि है। असली घटना यह है कि 1979 में राम नरेश यादव की सरकार गिर गई। उनकी जगह अगला मुख्यमंत्री कौन बने, उस पर चौधरी चरण सिंह के सामने मुलायम सिंह यादव के मित्र भी थे और राजनीतिक सहयोगी भी थे, बेनी प्रसाद वर्मा। बाद में अदावत हो गई दोनों की, वर्मा जी चले गए थे कांग्रेस में, उस समय साथ थे। उन्होंने चौधरी चरण सिंह से कहा कि आप मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बना दीजिए। मुलायम सिंह की उम्र उस समय 42 साल थी। चौधरी चरण सिंह उम्र पर तो नहीं गए कि 42 साल की ही उम्र में कैसे मुख्यमंत्री बना दें, लेकिन मुलायम सिंह यादव के छोटे कद को लेकर के कहा कि वो इतना छोटा है, कोई उसको नेता मानेगा? तो बेनी वर्मा ने कहा कि छोटे कद के तो नेपोलियन भी थे और लाल बहादुर शास्त्री भी थे, लेकिन सब दुनिया ने उनका लोहा माना। मुलायम सिंह यादव लाल बहादुर शास्त्री तो नहीं थे, लेकिन नेपोलियन जरूर थे। जैसे नेपोलियन हर हारी हुई बाजी को जीत में बदल देना जानता था, मुलायम सिंह यादव भी जानते थे। मुलायम सिंह यादव इस कदर जानते थे कि पहलवान, वो बड़े अच्छे कुश्ती पहलवान थे, तो कुश्ती में जो चरखा दांव आजमाते थे उसका राजनीति में ज़्यादा बेहतर प्रयोग किया। आप इसको दो घटना से समझिए। चौधरी चरण सिंह जो मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक गुरु भी थे एक तरह से, या उन्होंने कहा था कि मेरा राजनीतिक वारिस, राजनीतिक उत्तराधिकारी मुलायम सिंह है और अजीत सिंह तो कानूनी उत्तराधिकारी है। अच्छा। लेकिन जब 1986 में चौधरी चरण सिंह की तबीयत बहुत खराब हुई, उनकी जगह अब कौन लोकदल का अध्यक्ष बनेगा, जब अध्यक्ष बनाने की बारी आई, लोगों का दबाव बढ़ा, तो चौधरी चरण सिंह ने अजीत सिंह को अध्यक्ष बना दिया। उनकी मृत्यु के बाद ही बने, लेकिन एक तरह से पिता की मौन सहमति हो गई थी। दूसरा कोई होता तो मुलायम चौधरी चरण सिंह ही उस समय उत्तर प्रदेश में लोकदल के या विपक्ष के सबसे बड़े नेता थे। उनकी विरासत अगर बेटे को गई तो दूसरा पिछड़ सकता था, लेकिन मुलायम सिंह यादव हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी और नतीजा ये हुआ कि 1989 में जब जनता दल की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री अजीत सिंह नहीं बन पाए, जबकि उस समय प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह अजीत सिंह को बनाना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए मुलायम सिंह यादव। ये मुलायम सिंह यादव का हुनर है। मुलायम सिंह यादव का ये हुनर था कि राजनीति में कैसे, आज सब लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतीकों की राजनीति करते हैं, उन प्रतीकों को सामाजिक सौहार्द, सामाजिक न्याय और सामाजिक बदलाव के साथ कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये मुलायम सिंह यादव से बेहतर कोई नहीं जानता था। ये मुलायम सिंह यादव थे जिन्होंने जिस समय उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी, कल्याण सिंह ने राम मंदिर के सवाल पर वो सरकार बनी थी और बाबरी मस्जिद गिरने के बाद लगा था कि अगली बार तो यहाँ बीजेपी को कोई रोक नहीं सकता है, पूरा हिंदू वोट लामबंद हो चुका है। तब कांशीराम के साथ हाथ मिला करके मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी के सारे अरमानों को चकनाचूर कर दिया था। ये मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक किरदार या राजनीतिक परिपक्वता या राजनीतिक सूझबूझ थी कि 1996 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उन्होंने मिर्ज़ापुर से फूलन देवी को अपना उम्मीदवार बनाया। फूलन देवी पर हत्या का आरोप था, लेकिन
फूलन देवी के जो राजनीतिक प्रतीक थे, किस तरह से एक दलित दमित एक पिछड़े वर्ग से आने वाली महिला, मल्लाह या निषाद समुदाय से आने वाली महिला, वो पूरे निषाद वोट को मुलायम सिंह यादव से जोड़ सकती है। उस समय ये लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि इसका सकारात्मक असर हो सकता है। उस चीज़ को मुलायम सिंह यादव ने समझा था। मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व का ये एक राजनीतिक पहलू है, लेकिन उसके साथ साथ उनके निजी पहलू भी थे। मैं एक घटना व्यक्तिगत बताता हूँ। आज से 20 साल पहले मैं रिपोर्टिंग करता था। मैं एक बेहद छोटे न्यूज़ चैनल में था, लेकिन मुलायम सिंह यादव से मेरा परिचय था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें मुलायम सिंह यादव भी बैठे थे और अमर सिंह उनके बड़े खास होते थे उन दिनों। मैं मुलायम सिंह यादव का 5 मिनट का इंटरव्यू करना चाहता था। मैंने एक पर्ची पर लिख करके उनको ये बात भेजी, नीचे अपना नाम लिखा था। उन्होंने पर्ची पढ़ी, मेरी तरफ देखा, मैं फ्रंट रो में ही बैठा हुआ था। उन्होंने धीरे से कहा कि बाद में इशारा किया, लेकिन मैं तब अड़ा हुआ था कि अभी मेरी बातचीत हो जाए। थोड़ी देर में अभी अमर सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल ही रही थी कि मुलायम सिंह उठे, बाहर निकल गए। मैं भी दौड़ करके बाहर आया। मैंने तुरंत उनका हाथ पकड़ा। मैंने कहा कि नेताजी आप 5 मिनट के लिए इंटरव्यू दे दी। बोले मुझे बहुत जल्दी लखनऊ जाना है, तुम अमर सिंह से कर लो। मैंने कहा अगर अमर सिंह से ही बात करनी होती तो आपसे मैं पूछता, आप अमर सिंह से कैसे तुलना कर सकते हैं? मुझे आपका इंटरव्यू चाहिए 5 मिनट के लिए। बोले नहीं, कहते हुए अपनी गाड़ी में बैठ गए। मैंने समझ गया कि इनको इंटरव्यू अभी नहीं देना है। थोड़ी देर में एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल के बड़े एक स्टार, मैं नाम नहीं लूँगा, जो उन दिनों बड़े स्टार रिपोर्टर और एंकर होते थे, वो आए। उन्होंने मुलायम सिंह यादव की तरफ वो दौड़े कि नेताजी। मुलायम सिंह उनकी तरफ देखे, गाड़ी से नीचे उतर गए। लेकिन तब तक उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई। मुझ पर नज़र पड़ते ही वो फिर गाड़ी में बैठे, उनको भी मना कर दिया और वो चले गए। कुछ दिनों बाद जब पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग हम करते थे, उन पार्लियामेंट में मिल गए। मैंने कहा कि नेताजी आपने तो उस दिन धोखा दे दिया था। तो बोले क्या धोखा दिया? मैंने कहा उसको तो आप इंटरव्यू देने जा रहे थे। बोले नहीं, देखो मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। वो चाहते तो देते ही, तो मैं क्या बिगाड़ लेता, लेकिन उनको लगा होगा कि शायद इसको बुरा ना लगे। तो ये एक मानवीय पक्ष है। हमारा ये स्वभाव है, या हम इस तरह के राजनीतिक गतिविधियों को देखते हैं कि मान लेते हैं कि जो राजनीति में है वो सिर्फ 3 तिकड़म ही करता है। उस तिकड़म के बाहर उसका एक मानवीय चेहरा भी हो सकता है, एक मर्मस्पर्शी व्यक्तित्व भी हो सकता है। हम शायद उस तरफ नहीं देखते, लेकिन मुलायम सिंह यादव का ये दूसरा पहलू राजनीतिक पहलू से कम मजबूत नहीं था। अच्छा विचित्र जी, मेरी जानकारी में मुझे ऐसा लगता है कि देश का सबसे बड़ा सियासी कुनबा, सियासी परिवार जो है, वो सबसे बड़ा परिवार मुलायम सिंह यादव का ही है। और आप कह सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव की राजनीति वंशवाद के विरुद्ध, वो ऐसे वट वृक्ष थे जिन्होंने मतलब सबको आगे बढ़ाया, भाई भतीजा बहू, मतलब भेदभाव नहीं किया। उनके जाने के बाद आप क्या देखते हैं कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच जो आखिरी कड़ी थे, जो मिला के रखते थे, क्या वो कड़ी टूट गई? देखिए, अगर सच कहिए तो ये कड़ी मुलायम सिंह के रहते ही टूट गई थी। वो एक आंखों का शर्म कह लीजिए, ऐसी थी कि लोग दिख रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में बन नहीं रही थी। जब परिवार के सारे लोगों में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जग जाएं, तो फिर उसमें बिखराव आना स्वाभाविक है। ये नहीं हो सकता कि सारे लोग, यहाँ मुलायम सिंह यादव के परिवार में तो बहुत सारे लोग राजनीति में हैं। आप लालू यादव के तो 2 ही बेटे हैं, सिर्फ वही राजनीति में है। लेकिन देखिए दोनों के बीच टकराव आता है। तो ये टकराव आता है, ये जरूर है कि मुलायम सिंह यादव एक ऐसी धुरी थी जिसके चारों तरफ उनका पूरा परिवार नाचता या घूमता था। आज वो धुरी जब नहीं है तो फिर ये लोग बिखरेंगे। अब अखिलेश यादव की चुनौती ये है कि मुलायम सिंह यादव उनको जितनी बड़ी राजनीतिक विरासत सौंप कर गए हैं, उस राजनीतिक विरासत को वो आगे कैसे बढ़ा पाते हैं। तो मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का कोई भविष्य, मतलब साथ आने का कोई उम्मीद आपको दिखती है राजनीति में? अब इसके लिए भी आप मुलायम सिंह यादव की राजनीति को समझिए। मुलायम सिंह यादव हमेशा प्रैक्टिकल राजनीति करते रहे। इतना प्रैक्टिकल राजनीति करते थे कि कई बार आगे वाले को समझ में ही नहीं आता था कि कब उसके साथ खेल हो गया। ये मैं आपको एक घटना बताता हूँ।
मुलायम सिंह यादव की विश्वनाथ प्रताप सिंह से नहीं बनती थी। जब 1981-82 में मुलायम सिंह ये विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री होते थे, मुलायम सिंह यादव विपक्ष के नेता थे। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वीपी सिंह होते थे, ये दोनों लोग एक दूसरे के विरोधी थे। लेकिन उन दिनों चंद्रशेखर से मुलायम सिंह यादव के अच्छे संबंध थे। लेकिन आप ये देखिए कि जब 1989 में प्रधानमंत्री बनने की बात आई कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तब मुलायम सिंह यादव की भी सहमति वीपी सिंह के नाम पर ही थी। हालांकि चंद्रशेखर से उनके संबंध बाद में भी अच्छे रहे, लेकिन उस समय वो वीपी सिंह के पक्ष में खड़े थे, क्योंकि उनको पता था कि इस समय हवा वीपी सिंह के पक्ष में है। तो मुलायम सिंह हवा का रुख भांप कर राजनीति करते थे। क्या इसी का यह परिणाम था कि आखिरी दिनों में जब पिछले 1-2 साल से वो लगातार पीएम मोदी की तारीफ कर रहे थे, जबकि बीजेपी यूपी में सपा की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी है? मुलायम सिंह यादव उस पीढ़ी के राजनेता थे जो व्यक्तिगत संबंधों और राजनीतिक संबंधों का बहुत घालमेल नहीं करते थे। ये नहीं है कि हम राजनीति में हैं तो 24 घंटे राजनीति में ही रहेंगे। एक युगोस्लाविया के उप प्रधानमंत्री थे, बहुत बड़े समाजवादी चिंतक थे, मनोवर जलास। जलास ने कहा था कि समाजवाद 10% सिद्धांत है, 90% आचरण है। वो आचरण क्या है? राजनीति के संदर्भ में देखें तो कह सकते हैं मनोवर जलास से माफी मांगते हुए कि वो भी 10% सिद्धांत है, 90% आचरण है। वो आचरण ये है कि हम संबंधों को, निजी संबंधों का निर्वाह करने में हो सकता है कि जो विरोधी दिखता हो उसके प्रति भी बेलो द बेल्ट चोट न करें। मुलायम सिंह यादव ने, आप देखिए तो कई लोगों को कह सकते हैं कि राजनीतिक धोखा दिया। जैसे उन्होंने वीपी सिंह के साथ उनकी नहीं बनी, फिर वो चंद्रशेखर के साथ आ गए। चंद्रशेखर को पता ही नहीं चला और पार्टी तोड़कर वो अपनी अलग पार्टी बना ली। 1999 में जब सोनिया गांधी ने, जब वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी, तब सोनिया गांधी ने कहा था कि मेरे पास 272 का बहुमत है। जब वो 272 का बहुमत गिना रही थी तो उनके दिमाग में मुलायम सिंह यादव का भी वोट था, के भी वोट थे, उनके भी सांसद थे। मुलायम सिंह यादव ने विरोध नहीं किया था, लेकिन उसके बाद मुलायम सिंह कल्टी मार गए और बोला कि मैं समर्थन नहीं करूंगा सोनिया गांधी का। लेकिन वही मुलायम सिंह यादव 2008 में जब परमाणु डील पर इनकी सरकार गिर रही थी, मनमोहन सिंह की सरकार को बचाने के लिए आए, जो बाबरी मस्जिद के सवाल पर पूरी तरह से लड़ते रहे और मौलाना मुलायम तक कहलाए। उन्होंने 2009 में कल्याण सिंह को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। वही मुलायम सिंह यादव जिनकी बीजेपी से बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन 2002 में जब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एनडीए ने घोषित किया, मुलायम सिंह विपक्ष के पहले नेता थे जो उनके पक्ष में चले गए। लेकिन 2012 में प्रणब मुखर्जी को जब राष्ट्रपति बनाया जाना था, तब मुलायम सिंह यादव की लाइन में स्पष्टता, मुलायम सिंह यादव के चक्कर में ममता बनर्जी नहीं तय कर पा रही थी कि वो करें क्या। मुलायम सिंह यादव ये सब चीज़ें करते थे एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ व्यक्तिगत संबंधों का निर्वाह वो पूरी शिद्दत के साथ करते थे। वो बीजेपी के साथ कभी नहीं गए, एक चीज़ जान जाइए। अंदर खाने बीजेपी के साथ उनके मधुर संबंध रहे, लेकिन कभी वो बीजेपी के साथ नहीं गए। देवे गौड़ा की सरकार गिरी थी 1997 में, और देवे गौड़ा के बाद गुजराल प्रधानमंत्री बने थे। तो गुजराल प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले थे। प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार ये सबने मिलकर के मुलायम सिंह यादव को तय कर दिया था। हरकिशन सिंह सुरजीत, जो उस समय जो ये संयुक्त मोर्चा थी, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, उस सरकार के ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने मुलायम सिंह यादव के नाम पर सहमति बना ली थी। लेकिन वो एक तरफ उधर मास्को गए और इधर लालू यादव ने अड़ंगा लगा दिया। लालू यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनेंगे तो मारामारी होगी। वो नहीं चाहते थे कि उनके रहते कोई दूसरा यादव नेता इतना बड़ा कद हो जाए। तो मुलायम सिंह यादव के जीवन में एक मौका आया था प्रधानमंत्री बनने का। अगर उनको अड़ंगा नहीं लगाया होता लालू यादव, तो आज हम लोग पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री मुलायम सिंह की बात कर रहे होते हैं। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव की दोस्ती कैसी थी?
इन लोगों के बीच कुछ ऐसी दोस्ती नहीं थी, ये सिर्फ राजनीतिक दोस्ती थी। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी दोनों के पैमाने बदलते रहते हैं। हालांकि इन दोनों लोगों के बीच आज पारिवारिक संबंध भी है, रिश्तेदारी भी है। रिश्तेदारी हो जाना एक बात है, लेकिन ये दोनों एक पेज पर कब आते थे, एक प्लेटफॉर्म पर इसलिए आते थे कि दोनों पिछड़े समाज से आते थे। दोनों उत्तर प्रदेश और बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई के एक तरह से कहें तो लड़ाई को आगे बढ़ाने वाले नेताओं में से थे। दोनों उत्तर प्रदेश और बिहार में जो सबसे मजबूत पिछड़ी जाति है यादव जाति से आते थे। दोनों समाजवादी पृष्ठभूमि से आते थे। दोनों लोहिया और जयप्रकाश नारायण के आदर्शों को लेकर आगे बढ़ने का दम भरते थे। कितना उन आदर्शों पर चले ये दूसरी बात है। जब वीपी सिंह ने मंडल आयोग लेकर आए थे तो कहा जाता है कि उसके दो लोगों को बहुत फायदा मिला, एक लालू यादव को और एक मुलायम सिंह यादव को। मंडल आयोग का फायदा सिर्फ लालू और मुलायम को ही नहीं मिला। मंडल आयोग का फायदा उन सारे राजनेताओं को मिला जो दलित पिछड़ों की राजनीति करते थे, जिनके मन में आज ये जरूर कहा जाता है कि उन लोगों को फायदा हुआ, लेकिन ये भी देखिए कि उस समय उनके हित के लिए वहीं लड़ने वाले लोग थे। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने से पिछड़ों को नौकरियों में कितना फायदा मिला इस पर बहस हो सकती है, लेकिन जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके अंदर राजनीतिक जागरूकता जरूर बढ़ी, और उस राजनीतिक जागरूकता का फायदा सिर्फ लालू यादव और मुलायम सिंह को ही नहीं बल्कि मायावती को भी मिला, वो फायदा नीतीश कुमार को भी मिला, वो फायदा रामविलास पासवान को भी मिला। जो जहाँ पे था उसको वहाँ पर मिला। वो अगर पिछड़े या दलित समुदाय से आता हो और उसकी राजनीतिक समझ उस समय के माहौल को भुनाने की क्षमता रखती हो। जब कार सेवकों पर गोलियां चली, मुलायम सिंह यादव का नाम आया, उसमें आप मुलायम सिंह यादव का रोल कैसे देखते हैं? मुलायम सिंह यादव 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। 1990 में 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा शुरू हुई थी। उसी बीच कार सेवक अक्टूबर में 23 अक्टूबर को आडवाणी गिरफ्तार हो गए थे बिहार में। उसके बाद कार सेवकों का उग्र रूप सामने आया। वो जाना चाहते थे बाबरी मस्जिद पर, उसको मुलायम सिंह यादव ने रोका। उस रोकने की कड़ी में पुलिस ने जब रोका और जब जो भीड़ थी वो उग्र हो गई तो मुलायम सिंह की पुलिस ने गोली चलाई थी। तो मैं समझता हूं कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अगर सरकार कई बार हाथ जोड़ती है, मिन्नत करती है, लोगों को समझाती बुझाती है, तो कई बार उसको कठोर कदम भी उठाना पड़ता है। आप सामान्य राजनीतिक भाषा में भले कह दिया जाता है कि मुलायम सिंह यादव ने एक वोट बैंक की राजनीति की मुसलमानों को खुश करने के लिए, लेकिन आप अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में देखें तो एक मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य है कि जो कुछ भी राज्य में है अगर वो बाबरी मस्जिद है या नहीं, ये तो कोर्ट ने फैसला बाद में दिया ना, 2019 में दिया ना। उस समय तो बाबरी मस्जिद थी, और अगर वो बाबरी मस्जिद थी तो उस मस्जिद को बचाना सरकार का फर्ज था। मुलायम सिंह ने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया। अब यूपी में सपा की सरकार नहीं है और मुलायम सिंह यादव के बाद सपा की अगली राह कितनी मुश्किल है? देखिए, मुलायम सिंह के नहीं रहने से समाजवादी पार्टी की राह बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि समाजवादी पार्टी को आखिरी जीत मिली थी 2012 में। उस समय मुलायम सिंह यादव पूरी तरह सक्रिय थे, पूरे चुनाव के सूत्रधार वहीं थे, चुनाव के रणनीतिकार वहीं थे। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए पूरा परिश्रम उनका था। अखिलेश उनके पीछे पीछे थे। तो आप कह सकते हैं कि जो आखिरी जीत मिली थी वो मुलायम सिंह यादव की वजह से मिली थी। उस समय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री खुद बन सकते थे, लेकिन वंशवाद की राजनीति है, अपने बेटे को आगे बढ़ाना था, उन्होंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। अखिलेश यादव का इम्तहान उसके बाद के सारे चुनावों में होना था, लेकिन 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, 2022 हो, अखिलेश यादव कामयाब नहीं हुए। न वो परिवार को एक साथ रख पाए, न पार्टी के नेताओं के बीच ये विश्वास दिला पाए कि वो सबके हैं।
मुलायम सिंह यादव के बारे में अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि क्या मंडल आयोग के कारण इन लोगों की राजनीति फली फूली। मंडल आयोग ने जरूर इनकी राजनीति को एक बेस दिया, लेकिन यह भी याद रखिए कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन चुके थे। मंडल आयोग की सिफारिश 7 अगस्त 1990 को की गई थी। सिफारिश बीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा 7 अगस्त 1990 को की थी, जबकि 5 दिसंबर 1989 को मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने जो राजनीति की, अब मुलायम और अखिलेश की राजनीति का फर्क समझिए। मुलायम सिंह यादव ने हर तबके को साथ किए रखा। उनके साथ जनेश्वर मिश्र थे, मोहन सिंह थे, उनके साथ बेनी प्रसाद वर्मा थे, उनके साथ रामचरण दास थे। तो उन्होंने दलित, पिछड़ा, आजम खान थे, उन्होंने हर समाज को साथ कर रखा। वो साधने की कला अखिलेश में नहीं दिखती है। अखिलेश यादव में एक तुनक मिजाजी दिखती है। अखिलेश यादव इसलिए भी दिखती होगी कि अखिलेश ने मुलायम सिंह की तरह राजनीतिक पापड़ नहीं बेले हैं। उन्होंने सड़क पर संघर्ष करके कुछ हासिल नहीं किया है। उनके पिताजी, मुलायम सिंह यादव के पिताजी कोई दूसरे मुलायम सिंह यादव नहीं थे। वो एक साधारण किसान थे। तो मुलायम सिंह यादव ने जो कुछ सीखा वो अपने अनुभवों से सीखा। अखिलेश यादव ने जो कुछ पाया पिता से विरासत में पाया। इसलिए अखिलेश यादव की चुनौतियां ज़्यादा बड़ी हैं और आने वाले दिन उनको और संघर्ष भी करना होगा और अपने अनुभव और परिपक्वता को भी दिखाना पड़ेगा। मुलायम सिंह यादव और मायावती के रिश्ते कैसे रहे? मायावती के साथ मुलायम सिंह यादव के तो रिश्ते बाद में आएंगे, पहले कांशीराम के साथ। कांशीराम और मुलायम सिंह यादव दोनों ने मिल करके ये 1992 में कांशीराम, कहा जाता है कि कांशीराम की ही सलाह पर मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी जनता पार्टी में वो उन दिनों होते थे जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर होते थे, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर। मुलायम सिंह यादव ने कांशीराम के कहने पर ही समाजवादी पार्टी बनाई, समाजवादी जनता पार्टी से अलग होकर। मुलायम सिंह यादव और कांशीराम ने मिलकर के 1993 में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा। उस चुनाव में इनको बहुत फायदा हुआ। हालांकि बीजेपी तभी नंबर 1 पार्टी थी, लेकिन इन दोनों लोगों ने मिलकर के कांग्रेस के समर्थन से उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली। वो सरकार बन तो गई, लेकिन सरकार बनने के बाद ही खटपट शुरू हो गई। खटपट में उसी समय लोगों ने जाना कि कोई मायावती भी है। मायावती ने एक तरह से देखा जाए तो सरकार को एक तरह से अपने हाथ से चलाना चाहती थी, एक तरह से रिमोट अपने हाथ में रखना चाहती थी। इसको लेकर के इन लोगों के बीच में अनबन बढ़ती गई। मुलायम सिंह यादव ने एक बार तो ये स्थिति आई थी कि लखनऊ में कांशीराम आए थे, मुलायम सिंह यादव मिलने गए और मुलायम सिंह यादव को कांशीराम ने 4-5 घंटे तक इंतजार करवाया। अच्छा। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, इंतजार ही नहीं कराया। जब मुलायम सिंह यादव मिले तो मिलने के बाद कांशीराम उनको बाहर छोड़ने तक नहीं गए। उसी दिन ये पटकथा लिख दी गई थी कि ये रिश्ता अब चलने वाला नहीं है। मुलायम सिंह यादव की दोस्ती या राजनीतिक दोस्ती, कोई व्यक्तिगत दोस्ती नहीं थी, राजनीतिक दोस्ती कांशीराम से थी। और कांशीराम की तरफ से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नेता या सबसे बड़ा काम करने वाली नेता मायावती थी। इसलिए मायावती और मुलायम के बीच बात होती थी, इससे ज़्यादा उनका कोई संबंध नहीं था। तो मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। विचित्र सर ने बहुत सारी बातें बताई। शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू। और इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।